साथियों नमस्कार। कक्षा 11वीं के अध्याय 4 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आयनिक बंध की और कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स यानी आबंध प्राचलों की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रासायनिक आबंध और रासायनिक बल है जो अणु में परमाणुओं को परस्पर बांधे रखता है। अब हम बात करें वैद्युत बंध की, तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके आयनित हो जाते हैं तो वे आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण से बंध जाते हैं, तो बनने वाला बंध आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी आबंध कहलाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो विपरीत आवेश वाले आयन है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही आकर्षण आयनिक बंध कहलाता है। इसका जो निर्माण है वो इन तथ्यों पर निर्भर करता है। जैसे पहला तथ्य क्या है, आपका उदासीन परमाणु है वो या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएगा, और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाएगा। तो ये जितनी सरलता से होगा बंध उतनी सरलता से बनेगा। दूसरा है धनायन और ऋणायन कैसे व्यवस्थित होते हैं, इनकी व्यवस्थित होने की विधि अर्थात जालक के निर्माण की मेथड, जालक के निर्माण की विधि, ये दो चीज़ें प्रभावित करती हैं कि कोई वैद्युत संयोजी बंध बनेगा या नहीं बनेगा। आइए हम देखते किस तरह से आयन बनते हैं। जैसे यहाँ पे M है, गैसीय अवस्था में है और उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो M+ बन गया गैसीय अवस्था में ही। इस प्रक्रम में जो ऊर्जा अवशोषित होती है वो आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ये प्रोसेस सदैव ऊष्माशोषी ही होती है। इसमें हमेशा ऊर्जा अवशोषित होती है और ये आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। दूसरा, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलता है, यानी X गैसीय अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और X- गैसीय अवस्था में बन गया। इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। ये प्रोसेस ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी इसमें ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है और ऊष्मा निकल भी सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धि में होने वाला जो ऊर्जा का परिवर्तन का मान है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इसका जो ऋणात्मक मान है वो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो जो सबसे आसानी से आयनिक बंध बनना चाहिए वो किसका बनना चाहिए, इसमें धनायन बनाने में कम ऊर्जा लगना चाहिए, यानी निम्न आयनन एंथैल्पी होना चाहिए, और दूसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि भी निम्न होना चाहिए, यानी ऋण में उसका अधिक मान होना चाहिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी स्वतः प्रवर्तित विक्रम, यानी कोई भी विक्रम अपने आप कब चलता है या वो स्थायी कब रहता है, जब ऊर्जा की कमी हो रही हो, यानी ऊर्जा का परिवर्तन यदि ऋणात्मक होता हो यानी ऊर्जा निकलती हो वो तब उसमें स्थायित्व बढ़ता है। तो ये देखा गया है कि कहीं कहीं पे इसके मान ऋणात्मक होने के बाद, इसका मान धनात्मक होने के बाद भी मजबूत बंध बनते हैं, जैसा कि आगे हम नमक के उदाहरण में देखेंगे। तो इसमें आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अलावा एक चीज़ और इसको प्रभावित करती है, वो कहलाती है चालक ऊर्जा। यानी जालक में आयन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, उनकी जो पैकिंग है वो भी क्रिस्टल के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी वो भी आबंध के बनने को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि धनायन हमेशा धात्विक तत्वों से ही बनते हैं और ऋणायन अधात्विक तत्वों से ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी ये दोनों ही अधात्विक तत्व हो सकते हैं। जैसे अमोनियम आयन, इसमें आपको नाइट्रोजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है,
और ये मिलकर के धन आयन का निर्माण करते हैं। ये इसका अपवाद है। आपने पढ़ा होगा नौसागर में अमोनियम क्लोराइड अमोनियम धन आयन रहता है। तो जो भी आयनिक यौगिक होते हैं उनमें धन आयन ऋण आयन हमेशा कूलाम बलों द्वारा जुड़े रहते हैं और ये विभिन्न प्रकार की पैकिंग से जालक का निर्माण करते हैं और जालक के निर्माण में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहते हैं। यह भी यौगिक के निर्माण स्थायित्व में और उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सोडियम क्लोराइड का उदाहरण देख सकते हैं। सोडियम की आयनन एंथैल्पी है 495.8 किलो जूल प्रति मोल, यानी सोडियम परमाणु से गैसीय अवस्था में सोडियम परमाणु से सोडियम आयन बनने के लिए 495.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्लोरीन गैस के एक गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बदलने की प्रक्रिया में ऋण 348.7 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋण 348.7 किलो जूल प्रति मोल है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो इनका योग प्राप्त होता है धन 147.1 किलो जूल प्रति मोल। और चूंकि ये मान धनात्मक है इसलिए ये हम ये कह सकते हैं ऊष्मागतिकी के अनुसार ये प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होगा, यानी ये प्रक्रिया अपने आप संपन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम जानते ही हैं कि सोडियम क्लोराइड का यौगिक बनता है और वह अत्यधिक स्थायी भी है। तो यहाँ पे जालक ऊर्जा का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। जालक ऊर्जा का मान 788 किलो जूल प्रति मोल है। इन तीनों का योग करके देखेंगे तो ये ऋण 640.9 किलो जूल प्रति मोल आता है। यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिए, जूल लिखा है, जूल की जगह पे आप यहाँ पे किलो जूल कर लीजिए। ये ऋण 788 किलो जूल प्रति मोल। तो आप यहाँ देखते हैं तो इनका ये योग है वो ऋणात्मक आता है, अर्थात ये प्रक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है, ये अपने आप चलेगी। अर्थात यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरेचन की जो जालक एंथैल्पी है उस पर निर्भर करता है, न कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा अष्टक की प्राप्ति पर। यानी बहुत जरूरी नहीं है कि केवल अष्टक प्राप्त करने पे यौगिक का निर्माण हो जाए, या निर्माण हो जाए तो वो स्थायी रहे, माने जालक एंथैल्पी भी उसको प्रभावित करती है। हम जालक एंथैल्पी को इस तरह समझ सकते हैं कि एक मोल सोडियम क्लोराइड ठोस को 1 मोल सोडियम आयन गैसीय अवस्था में और क्लोराइड आयन गैसीय अवस्था में प्राप्त करने के लिए 788 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे हम उसकी जालक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण ही नहीं, ज्यामिति भी यौगिक के बनने को प्रभावित करती है। आइए हम बात करें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो यौगिक को प्रभावित करते हैं। इनकी कुछ पैरामीटर्स की चर्चा हम यहाँ करेंगे। पैरामीटर्स यानी प्राचल। पहला है आबंध लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ। अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य जो साम्य अवस्था दूरी होती है वो आबंध लंबाई कहलाती है। यानी साम्य अवस्था में बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। मान लो ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, इसके नाभिक से बी परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी है जो कैपिटल आर से दर्शाई गई है यहाँ पे। और ये दोनों परमाणुओं की संयोजक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के जोड़ के बराबर होती है, यानी आर बराबर आर ए प्लस आर बी। इसको ज्ञात करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमेट्री यानी स्पेक्ट्रोमिति
एक्सरे विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि या एक्सरे विवर्तन विधि या स्पेक्ट्रम विधि। दूसरा बॉन्ड पैरामीटर यानी बंध प्राचल है बॉन्ड एंगल यानी आबंध कोण। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाला कोण आबंध कोण कहलाता है। इसे हम अंश यानी डिग्री में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई दो परमाणु हैं तो उसमें आबंध कोण बनने की गुंजाइश नहीं रहती, कम से कम 3 परमाणु वाला अणु होना चाहिए और उसका जो केंद्रीय परमाणु है इसके जो बॉन्डेड पेयर वाले एंगल हैं, बॉन्डेड पेयर हैं उनका एंगल नापना होता है। जो लोन पेयर हैं उनका एंगल नहीं नापना है। इसके लिए आपको केवल इसके जो बॉन्डेड पेयर हैं यानी जो आबंधित युग्म हैं उनके बीच का कोण नापा जाता है। उसका जो ऑर्बिटल है उसका कोण नापते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको जल का दिखाई दे रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक जो sp3 संकरित ऑर्बिटल होते हैं वो 4 होते हैं इसमें, तो ये 2 तो लोन पेयर होते हैं तो इसको नहीं, इसको छोड़ देना है। आपको वो 2 पेयर लेना है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड पेयर वाला जो ऑर्बिटल है यानी जे ऑर्बिटल है, sp3 संकरित 2 ऑर्बिटल है, इनके बीच का जो कोण होता है यही कोण आबंध कोण कहलाता है। अब तीसरा बॉन्ड पैरामीटर है आबंध एंथैल्पी यानी बॉन्डिंग एंथैल्पी। ये इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, गैसीय अवस्था में 2 परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। गैसीय अवस्था में 2 परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। जैसे कि HH बॉन्ड है, इसकी आबंध एंथैल्पी है 435.8 किलो जूल प्रति मोल। यानी हाइड्रोजन परमाणु के गैसीय अवस्था में से परमाणु अवस्था में तोड़ने के लिए एक मोल के लिए हमें 435.8 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के लिए इसका मान है 946 किलो जूल प्रति मोल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक स्थायी है क्योंकि इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी बंध की प्रबलता या स्थायित्व तो हम इस आबंध एंथैल्पी से निर्धारित कर सकते हैं। बहुपरमाणविक अणु हैं जिनमें एक से अधिक बंध होते हैं, इनकी जो आबंध एंथैल्पी है वो उनके अलग अलग बंधों की तोड़ने की एंथैल्पी का औसत होता है। जैसे हाइड्रोजन में पहले H और OH बॉन्ड टूटता है, इसमें 502 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है और दूसरा OH बंध टूटने में 427 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है। तो जिसका जो एवरेज है दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो ये 464.5 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होती है। आबंध की कोटि, चौथा प्राचल है आबंध की कोटि। किसी अणु में परमाणुओं की मध्य आबंध की संख्या आबंध की कोटि कहलाती है। यानी किसी अणु में परमाणु के बीच कितने बॉन्ड बने हुए हैं वो आबंध की कोटि कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन में H और H के बीच में केवल एक बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन में N और N के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ऑक्सीजन में O और O के बीच 2 बॉन्ड बने हुए हैं, फ्लोरीन में 1 बना हुआ है। यहाँ पे एक बात उल्लेखनीय है कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उनकी आबंध की कोटि भी समान होती है। जैसे F2-
O2-2, इनकी आबंधी की कोटि 1 है, जबकि N2CO और NO, इनमें आबंधी की कोटि 3 है। आबंध की कोटि बढ़ने पर आबंध की लंबाई घटती है और आबंध की एंथैल्पी बढ़ती है। निश्चित है, एक से अधिक बंध बनने पे परमाणु अधिक पास पास आ जाते हैं, इससे उनकी आबंध लंबाई कम हो जाती है और उनमें उनका जो स्थायित्व बढ़ जाता है, यानी इसकी आबंध की एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। आइए अब 5वां महत्वपूर्ण पैरामीटर है अब अनुनाद संरचना, रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। जब किसी अणु को एकलव्य संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके तो समान ऊर्जा, नाभिकों की समान स्थितियां तथा समान आबंधी एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली कई भेद संरचनाएं बनाई जाती हैं। यानी एक अणु को एक से अधिक संरचनाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिनमें नाभिकों की समान स्थितियां रहती हैं, समान आबंधी ऊर्जा रहती है, समान आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। इनको कैनोनिकल या भेद संरचनाएं कहती हैं। इन भेद संरचनाओं का अनुनाद संकर अणु की वास्तविक संरचना को निरूपित करता है। यानी जो संरचनाएं बनी हैं, ये संरचनाएं वास्तविक संरचनाएं नहीं होती हैं, अणु की वास्तविक संरचना को प्रकट नहीं करते हैं। इनका अनुनाद संकर ही उनकी वास्तविक संरचना होती है। जैसे यहाँ पे हम ओजोन की संरचना देख रहे हैं। ओजोन के जो केंद्रीय परमाणु है, उससे एक ओजोन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक ओजोन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसकी बॉन्ड लंबाई, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लंबाई है 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर। और दूसरे में इसको बदल बदल के किया है, इस तरफ डबल बॉन्ड है, इस तरफ सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों संरचनाएं कैनोनिकल फॉर्म यानी अनुनाद संकर कहलाती है। जबकि इसकी जो वास्तविक संरचना है वो कुछ अलग है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से ओ बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, आबंध लंबाई, वो 128 पिकोमीटर प्राप्त की गई है। यानी ये 148 यानी सिंगल बॉन्ड से कम है और 121 यानी डबल बॉन्ड से ज़्यादा हैं, यानी इनके दोनों के मध्य है। तो इसको हम एक संरचना द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका अनुनाद संकर के रूप में व्यक्त करते हैं, जो यहाँ पे व्यक्त किया गया है। इसको ऐसे व्यक्त किया गया है, डॉट डॉट करके उनने एक बॉन्ड यहाँ बना दिया, डॉट डॉट करके यहाँ बॉन्ड बना दिया और ये 128 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ दर्शा दी गई है। ये एक संरचना द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये एक से अधिक संरचनाओं का अनुनाद संकर के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात है कि जो अनुनाद होता है जिनमें, वो स्थायित्व को बढ़ाता है। यानी जब रेजोनेंस होता है, यानी संरचना कई भेद संरचनाओं की अनुनाद संकर होती है, तब ऊर्जा कम हो जाती है। इसको ही हम अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कार्बोनेट आयन को देखें तो कार्बोनेट आयन में कार्बन सेंटर पोजीशन में है, तो केंद्र में कार्बन है, इसमें एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, ये भी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। इसमें डबल बॉन्ड की स्थिति बदल रही है, पहले ऊपर वाले में है, फिर इस राइट साइड में है, फिर लेफ्ट साइड में है। प्रयोग द्वारा देखा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन यानी CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सभी के लिए एक समान है, अर्थात वास्तविक संरचना इन तीनों संरचनाओं से कोई अलग संरचना है, तो ये इन तीनों की अनुनाद संरचना यानी अनुनाद संकर मानी जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखें तो इसको भी इन तीन संरचनाओं का अनुनाद संकर मान सकते हैं।
इनको हम एक लुईस संरचना द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखें तो प्रयोग द्वारा जो याबंद लंबाई प्राप्त हुई है वो 115 पिकोमीटर प्राप्त हुई है, जो कि CO सिंगल बॉन्ड 121 पिकोमीटर से कम है और CO डबल बॉन्ड 110 पिकोमीटर से अधिक है। अर्थात CO2 की वास्तविक संरचना भी केवल एक लुईस संरचना द्वारा नहीं दर्शाई जा सकती। ये इनका अनुनाद संकर होगा। तो इस तरह हम जान चुके हैं कि जो अनुनाद संकर हैं वो स्थायित्व को बढ़ाते हैं और वो एक संरचना से व्यक्त नहीं की जा सकती। इनकी वास्तविक संरचना कुछ और है, उसे ही हम इनकैनोनिकल यानी विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर कहते हैं। यहाँ पे कुछ तथ्य ध्यान रखने के हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वास्तव में विहित संरचना यानी कैनोनिकल फॉर्म्स संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि अणु एक कुछ समय एक संरचना को धारण करे और कुछ समय दूसरे संरचना को धारण करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनमें कीटोएनॉल रूप जैसे बदलने का कोई साम्य नहीं होता है। जिस तरह से अब आगे पढ़ेंगे कीटोएनॉल रूप रहते हैं कार्बनिक अणुओं में, वो कुछ आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुनाद में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में अणु की केवल एक ही संरचना होती है जो कि विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है, जिसे हम एक लुईस संरचना द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखना है। हम केवल समझने के लिए ही लुईस संरचनाएं बनाते हैं, उनके अनुनाद संकर बनाते हैं, और वास्तविक संरचना हम नहीं बना सकते। अगली वाला पैरामीटर है अबंध ध्रुवणता। अब हम जानते ही हैं कि कोई भी बंध है ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% सहसंयोजी होता है। वास्तव में कोई भी आबंध 100% आयनिक नहीं होता, 100% सहसंयोजी भी नहीं होता। एक आदर्श स्थिति होती है 100% की। इवन हाइड्रोजन जो बिल्कुल समान है, ये भी 100% सहसंयोजी नहीं होता। इन जो समान नाभिक वाले हैं यानी समपरमाणविक अणु हैं, इनमें साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो केंद्र पर रहता है, उनके दोनों नाभिकों के बीच में होता है। लेकिन विषम परमाणविक अणुओं में ये इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। तो जब ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है तो ये बंध ध्रुवीय बंध कहलाता है। नहीं, इसमें कुछ द्विध्रुव भागों उत्पन्न हो जाता है। जैसे HF का एग्जाम्पल लें, इसमें फ्लोरीन अधिक विद्युतऋणी है, हाइड्रोजन की तुलना में तो काफ़ी अधिक है। तो जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो फ्लोरीन की ओर स्थानांतरित हो जाता है यानी विस्थापित हो जाता है, इसकी अधिक पास में आ जाता है। इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आता है। तो इसमें द्विध्रुव गुण उत्पन्न हो जाता है। ये द्विध्रुव गुण आप भौतिकी में शायद पढ़ चुके हो, यदि नहीं पढ़ा हो तो कोई भी किसी भी द्विध्रुव का गुण होता है आवेश गुणे दोनों ध्रुवों के बीच की लंबवत दूरी। द्विध्रुव में आपको ध्यान रखना है, इसमें दो समान मात्रा वाले किंतु विपरीत आवेश वाले विपरीत चिन्ह वाले आवेश होते हैं, यानी उतना ही धनावेश है और उतना ही ऋणावेश होता है। यानी मान लो इसमें Q आवेश है, Q धनावेश है और Q ऋणावेश है, तो इनके बीच का द्विध्रुव गुण कितना होगा, म्यू बराबर Q गुणे R। यहाँ पे R इन दोनों के बीच की दूरी है। इसकी इकाई होती है डिबाई। एक डिबाई बराबर होता है 3.33564 गुणे 10⁻³ कूलाम गुणे मीटर। यहाँ पे कैपिटल C कूलाम को व्यक्त करता है और स्मॉल m मीटर को व्यक्त करता है। ये एक सदिश राशि है। इसको दिखाने के लिए हम क्रॉस्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। रसायन में आपको ये ध्यान रखना है कि रसायन में हम इस क्रॉस्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं और ये एरो हमें जहाँ पे
तीर की जो नोक होती है वो आपके ऋणावेश की ओर दिखाता है, यानी जो ऋणावेशित परमाणु हैं उसकी ओर दिखाता है, और उसका जो क्रॉस्ड एरिया यानी उसकी जो पूंछ है ये हमें धन की ओर चिन्हित करता है, यानी धन से ऋण की ओर ये दिशा दिखाती है। जबकि भौतिकी में इसकी बात करें द्विध्रुवा घूर्ण की, तो इसकी जो दिशा है वो ऋण से धन की ओर तीर लगा करके दर्शाई जाती है। तो भौतिकी में आपको ये ध्यान रखना है, ये दिशा उल्टी होती है ऋण से धन की ओर। जबकि रसायन में अपन क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, H आयन और F, H और F के बीच में हमने इसकी HF की लुईस संरचना बनाई है, और इस लुईस संरचना के ऊपर हमने एक क्रॉस्ड एरो लगाया है। ये हाइड्रोजन की तरफ क्रॉस्ड है और फ्लोरीन की तरफ इसकी नोक है। इसको हम इस तरह दर्शाते हैं कि धन की तरफ इसका क्रॉस्ड हिस्सा रहता है और ऋण की ओर इसका नोक रहती है। यह तीर हमें आवेश के स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व के दिशा परिवर्तन की दिशा को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर खिसका है, यानी जिधर तीर है उधर की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है। अब एक से अधिक बंध हैं यानी बहुपरमाणविक अणु हैं, तो इनमें द्विध्रुवा घूर्णों के सदस्य योग के बराबर होता है, अर्थात द्विध्रुवा घूर्ण उनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, यानी उसका जो स्थानिक व्यवस्था होती है, यानी जो त्रिविम में उसकी जो व्यवस्था होती है उस पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जल का जो द्विध्रुवा घूर्ण है वो 6.17 × 10⁻³ कूलम मीटर है। इसको हम डिवाई में व्यक्त करें तो 1.85 डिवाई है। लेकिन हम इसको देखें BF2 में, तो इनमें दोनों में अलग अलग दो द्विध्रुव बने हुए हैं, एक तो BF इधर बना है दूसरा इधर बना है, लेकिन इनकी दिशा दोनों की विपरीत है। इसके कारण इनका जो कुल द्विध्रुवा घूर्ण है वो 0 होता है। अब BF3 को भी देखें तो इसमें तीनों BF जो डाइपोल हैं ये 120 दिशा में है, तो इनका द्विध्रुवा घूर्ण भी टोटल करें तो 0 होता है, यानी इनके सदस्य योग निकालने पे 0 आता है। लेकिन इसकी जगह पे NH3 को देखें जिसकी संरचना प्रिज्मेटिक यानी पिरामिडी होती है, तो इसका रिजल्टेंट जो परिणामी द्विध्रुवा घूर्ण है वो कुछ आता है। NF3 का भी आता है, ये 0.80 × 10⁻³ कूलम मीटर है, और इसका अमोनिया 4.9 × 10⁻³ कूलम मीटर प्राप्त होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इनकी जो संरचना है वो ही द्विध्रुवा घूर्ण जो परिणामी द्विध्रुवा घूर्ण है उसको प्रभावित करता है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें जो अमोनिया की व्यवस्था है इसमें देखें आप, ये NH बॉन्ड ये आपकी जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है कागज का तल है उस पर है। H बॉन्ड है जो मोटे तीर द्वारा दर्शाया गया है, जो सामने की ओर मोटा तीर होता है, माने केंद्र पे छोटा पतला होता है, नीचे वो मोटा होता है, ये हमारी ओर दिखाता है, कागज की तल से हमारी आंखों के सामने की तरफ है। कभी पतला तीर दिखा तब कभी केंद्र में मोटा पीछे पतला है तो वो पीछे की ओर दिखता है। तो यहाँ पे देखें आप NH बॉन्ड है, N चूंकि ऋणात्मक है, S से N की ओर ये आपको तीर दिखाई दे रहा है, दूसरा ये तीर दिखाई दे रहा है, ये तीसरा ये दिखाई दे रहा है, और लोन पेयर के लिए उल्टा हो जाएगा ऊपर की ओर। तो इसका जो परिणामी है, परिणामी इसका ऊपर की ओर होता है। आपको लाल स्याही से इसका परिणामी रिजल्टेंट दिखाया गया है। तो इसका जो परिणामी द्विध्रुवा घूर्ण है उसकी दिशा नाइट्रोजन से ऊपर की ओर होती है, जबकि NF3 में ये दिशा नीचे की ओर प्राप्त होती है। इसमें अर्थात इसमें जो परिणामी द्विध्रुवा घूर्ण है वो इसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। आइए अपना संक्षेप में चर्चा कर लें फैजांस के नियम की। इन्होंने ये बताया कि इनका जो आयनिक और सहसंयोजी लक्षण है वो कैसे प्रभावित होते हैं। यदि धनायन का आकार घटे और ऋणायन का आकार बढ़े तो आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षणों में वृद्धि हो जाती है, यानी धनायन का आकार घटने और ऋणायन का आकार बढ़ने पे आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाते हैं।
दूसरा है धनायन और ऋणायन दोनों पे आवेश में वृद्धि होने पे आयनिक बंध में सस्पेंसिव लक्षण बढ़ जाते हैं। तीसरा है समान आकार और समान आवेश के धनायनों में उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्षार धातुओं के अक्रिय इलेक्ट्रॉन विन्यास की तरह होता है। यानी क्षार धातुओं या क्षारीय मृदा धातुओं की आयनों के विन्यास की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप होता है। माने जिसमें NH2 NP6 होता है वो उनकी ध्रुवण क्षमता कम रहती है, और जिनमें ये N-1D N यानी इसमें कुछ D ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन हो और NH0 इस तरह का विन्यास जिनका होता है इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है, और जिनका विन्यास NH2 NP6 होता है इनकी ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत कम रहती है। इस तरह से हमने कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स की चर्चा की है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपन फिर से प्रयास करेंगे।